वर्ष 30 ईसा पूर्व में टोलेमी डिर्फ जो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने स्वयं को मिस्र का राजा घोषित किया और इस प्रकार टोलेमिक राजवंश की शुरुआत की। यह मिस्र के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था जो लगभग 63 वर्षों तक चला, जिसमें टोलेमी इस राजवंश का पहला शासक बने। हालांकि वह मूल रूप से ग्रीक थे, टोलेमी और उनके बाद के फरोहों ने खुद को फरोह के रूप में प्रस्तुत किया और प्राचीन मिस्र की परंपराओं और रीति रिवाजों को बनाए रखा। ये स्थानीय संस्कृति के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है, भले ही राजवंश की राजनीतिक नींव ग्रीक परिवार से आई हो। ये घटना ग्रीक साम्राज्य से सत्ता के हस्तांतरण को भी चिन्हित करती है, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु के बाद हुआ था, जब उनके जनरलों ने अपनी शक्ति को साझा किया और उन क्षेत्रों पर शासन करना शुरू किया जिन्हें उन्होंने कब्जा किया था। टोलेमी ने मिस्र में राजवंश की स्थापना की, जिसने लगभग 3 शताब्दियों तक शासन किया, लेकिन यह बिना कठिनाइयों के नहीं था। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि ग्रीक और मिस्र की संस्कृतियों का मिश्रण हुआ। हालांकि टोलेमिक राजवंश के तहत मिस्र का शासन और राजनीति मुख्य रूप से ग्रीक लोगों द्वारा चलाए गए थे। टोलेमिक राजवंश के प्रारंभिक वर्षों में ग्रीक और मिस्र संस्कृतियों का मिलाजुला होना एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई। हालांकि टोलेमिक राजवंश के फरोह ग्रीक मूल के थे, उन्होंने मिस्र की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखा। टोलेमी आर्टस और उनके बाद के फरोहों ने मिस्र की संस्कृति और धर्म का गहरा सम्मान किया, इस हद तक कि वे खुद को फरोह के रूप में प्रस्तुत करते थे और पारंपरिक रीति रिवाजों में कोई बदलाव नहीं किया। यह तत्व टोलेमिक राजवंश को लगभग 3 शताब्दियों तक राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक साबित हुआ। हालांकि इन पारंपरिक मूल्यों का सम्मान करते हुए ग्रीकों ने राजनीति, सैन्य और संस्कृति में भी अपना प्रभाव बनाए रखा। ग्रीक प्रभाव का एक प्रमुख संकेत ग्रीक भाषा का सरकारी प्रशासनिक भाषा के रूप में प्रयोग था, जिसने मिस्र की पारंपरिक भाषा को प्रशासनिक और कानूनी दस्तावेजों से बाहर कर दिया। प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार किए गए और कई महत्वपूर्ण सरकारी पद ग्रीक नागरिकों को दिए गए, जबकि मिस्रवासियों को आमतौर पर निचले स्तर की नौकरियों में रखा गया। इसने ग्रीक और मिस्रवासियों के बीच एक स्पष्ट सामाजिक विभाजन उत्पन्न किया। फिर भी एक महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि समाज में सामंजस्य बनाए रखा गया, क्योंकि कई मिस्रवासी ग्रीक रीति रिवाजों को अपनाने लगे और इसके विपरीत ग्रीक लोग भी स्थानीय संस्कृति से प्रभावित हुए। यही सांस्कृतिक समागम था जिसने एक मिश्रित समाज को जन्म दिया, जिसमें मिस्रवासी ग्रीक नामों को अपनाने लगे और ग्रीक लोग मिस्र के देवताओं की पूजा करने लगे। टोलेमी के आगमन और टोलेमिक राजवंश की स्थापना के साथ मिस्र विभिन्न जातीय समूहों और संस्कृतियों का संगम बन गया। केवल ग्रीक ही नहीं, बल्कि अन्य कई जातीय समूह भी मिस्र में बसने लगे, विशेष रूप से यहूदी, इथियोपियाई, गैलातिया और माइसिया के लोग, जो टोलेमी और उनके उत्तराधिकारियों की नीतियों के कारण आए। टोलेमी और उनके बाद के फरोहों ने यहूदी और अन्य समूहों को अपनी सेना और प्रशासनिक कार्यों में शामिल किया, ताकि वे अपनी शक्ति को मजबूत कर सकें। विशेष रूप से मिस्र में यहूदी समुदाय का महत्व बढ़ गया, जब एक बड़ी संख्या में यहूदी लोग फलस्तीन से मिस्र में आकर बस गए। अलेक्जेंड्रिया में यहूदी समुदाय का विकास टोलेमिक राजवंश में सांस्कृतिक मिश्रण का संकेत था। यहूदी, जो अपनी युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थे, टोलेमिक सेना में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने और उनके समय के शिखर पर यहूदी सेना का एक हिस्सा 5वां हिस्सा तक हो सकता था। अन्य जातीय समूहों जैसे इथियोपियाई और गैलातिया का भी समान प्रभाव था, क्योंकि इन्हें भाड़े के सैनिकों के रूप में भर्ती किया गया था, जिससे एक बहुजातीय समाज का निर्माण हुआ। ये समूह न केवल सेना में शामिल हुए, बल्कि मिस्र में बसने लगे और ग्रीक लोगों के साथ मिलकर एक समाज बना जो स्पष्ट सांस्कृतिक मिश्रण था। हालांकि ये जातीय विविधता अपने साथ सांस्कृतिक संघर्ष भी लेकर आई, क्योंकि विभिन्न जातीय समूहों के बीच भाषा, धर्म, रीति रिवाज और जीवन शैली में अंतर था, जिससे संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हुई। ग्रीक और मिस्रवासियों के बीच संघर्षों को हल करने के लिए विशेष कानूनी प्रावधान लागू किए गए, जिससे इस बहुजातीय समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक जटिल कानूनी प्रणाली का निर्माण हुआ। टोलेमिक राजवंश के प्रारंभिक वर्षों में ग्रीक और मिस्र जातियों के बीच सांस्कृतिक समागम में कई संघर्ष उत्पन्न हुए।
ग्रीक और मिस्र की संस्कृतियों में गहरी भिन्नताएं थीं, विशेष रूप से धर्म, राजनीति और समाज के संदर्भ में। ये भिन्नताएं अक्सर दोनों समूहों के बीच संघर्ष और तनाव का कारण बनती थीं। उदाहरण के तौर पर ग्रीक और मिस्रवासी समाज में शक्ति का विभाजन करने लगे, जिससे एक स्पष्ट विभाजन उत्पन्न हुआ। ग्रीक लोग महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे, जैसे सेना, प्रशासन और राजवंश के नेतृत्व में, जबकि मिस्रवासी मुख्य रूप से निम्न स्तर के कार्यों में शामिल थे, जैसे सरकारी अधिकारी बनना या कम महत्वपूर्ण उद्योगों में काम करना। यह असमानता समाज में सांस्कृतिक और सामाजिक संघर्षों का कारण बनी, जो टोलेमिक फरोहों के शासनकाल में और भी गहरा हो गया। इन संघर्षों का समाधान करने के लिए टोलेमिक राजवंश ने एक विभेदित कानूनी प्रणाली लागू की, जिसमें ग्रीक और मिस्रवासियों को अलग अलग कानूनों के तहत न्याय मिलता था। ग्रीक लोग ग्रीक कानून का पालन करते थे और ग्रीक अदालतों में न्याय मिलता था, जबकि मिस्रवासी मिस्र के कानूनों का पालन करते थे और मिस्र की अदालतों में न्याय मिलता था। जब इन दोनों समूहों के बीच विवाद होते थे तो विशेष अदालतों का गठन किया जाता था, जो ग्रीक और मिस्रवासियों के बीच मुकदमे सुलझाती थीं। हालांकि समय के साथ ये संघर्ष धीरे धीरे सुलझने लगे, क्योंकि मिस्रवासी ग्रीक सांस्कृतिक तत्वों को अपनाने लगे और इसके विपरीत ग्रीक लोग भी मिस्र की परंपराओं और विश्वासों से प्रभावित हुए। सांस्कृतिक समागम गहरा होता गया, विशेष रूप से कला में। जब दोनों संस्कृतियों का मिलाजुला प्रभाव और पारस्परिक प्रभाव हुआ, इसने न केवल समाज को अधिक गतिशील बना दिया, बल्कि टोलेमिक राजवंश के पूरे कालखंड में कला और धर्म के विकास के लिए एक ठोस आधार भी प्रदान किया। टोलेमिक राजवंश के फरोहों के शासनकाल के दौरान विभिन्न जातीय समूहों के बीच सांस्कृतिक समागम अधिक स्पष्ट हो गया। ये न केवल रीति रिवाजों और परंपराओं में, बल्कि विशेष रूप से कला, धर्म और सामाजिक मूल्यों में भी दिखाई दिया। हालांकि ग्रीक लोग राजनीति और सैन्य में नेतृत्व की भूमिका निभाते रहे, मिस्रवासी ग्रीक संस्कृति के कई तत्वों को अपनाने लगे और इसके विपरीत ग्रीक लोग भी मिस्र की संस्कृति से प्रभावित होने लगे। इस सांस्कृतिक समागम का एक स्पष्ट उदाहरण यह था कि मिस्रवासी ग्रीक नामों को अपनाने लगे। वे केवल जीवन शैली की नकल नहीं कर रहे थे, बल्कि उनमें से कई लोग ग्रीक देवताओं की पूजा करने लगे और मिस्र के विश्वासों को ग्रीक धर्म के तत्वों के साथ मिलाकर एक नया धार्मिक दृष्टिकोण विकसित किया। मिस्र के देवता जैसे ईसिस और होरस को अब ग्रीक नामों और रूपों में पूजा जाने लगा। ग्रीक मिथक भी स्वीकार किए गए और मिस्र की किंवदंतियों के साथ मिलकर एक अनूठा सांस्कृतिक मिश्रण उत्पन्न हुआ। इसके अलावा ग्रीक लोग भी मिस्र की सांस्कृतिक परंपराओं में सम्मिलित होने लगे। उदाहरण के तौर पर कुछ ग्रीक लोग मिस्र के नामों का उपयोग करने लगे और मिस्र के धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने लगे। यह समाज में गहरी सामाजिक समेकन को दर्शाता है, जिससे जातीय समूहों के बीच विभाजन को कम करने में मदद मिली। दोनों संस्कृतियों के बीच पारस्परिक प्रभाव और स्वीकार्यता ने मिस्र समाज को समृद्ध किया और कला और धर्म के क्षेत्र में एक समृद्ध विकास का मार्ग प्रशस्त किया, खासकर जब ग्रीक कला के रूप जैसे कि पोर्ट्रेट मूर्तियां और शास्त्रीय डिजाइन मिस्र के मकबरों और मंदिरों में दिखाई देने लगे। टोलेमिक राजवंश के शासनकाल में, विशेष रूप से टोलेमी दौर उनके बाद के फरोहों के समय, मिस्र की अर्थव्यवस्था व्यापार और आर्थिक सुधार नीतियों के कारण प्रगति की ओर बढ़ी। टोलेमिक राजवंश की राजधानी अलेक्जेंड्रिया प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े व्यापार और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक बन गई, जहां ग्रीक और मिस्र सभ्यताओं का मिलाजुला हुआ। टोलेमी II की सरकार ने व्यापार के क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित किया, विशेष रूप से बंदरगाहों और परिवहन नहरों के निर्माण और पुनर्निर्माण के माध्यम से। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू था नील नदी को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर का पुनर्निर्माण, जो समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने और माल परिवहन के मार्गों को तेजी से और प्रभावी बनाने के लिए एक प्रमुख परियोजना थी। इसके अलावा बंदरगाहों का सुधार और व्यापार मार्गों का विस्तार करने से मिस्र को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बनने में मदद मिली, जिसमें अरबी मसाले, इबेरिया से चांदी, भारत से सोना और चीन से रेशम जैसे उत्पाद शामिल थे। मिस्र की कृषि अर्थव्यवस्था भी प्रभावी सिंचाई प्रणाली और भूमि प्रबंधन की वजह से तेजी से विकसित हुई। टोलेमिक सरकार ने किसानों का समर्थन करने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां लागू की,
विशेष रूप से गेहूं, जो मिस्र का एक महत्वपूर्ण निर्यात था। हालांकि दासों और अन्य देशों से कामकाजी लोगों पर निर्भरता के कारण इस अर्थव्यवस्था में कुछ अस्थिरताएं थीं, विशेष रूप से जब बाहरी क्षेत्रों से श्रमिकों की आपूर्ति में कमी होने लगी। इन नीतियों के कारण मिस्र एक समृद्ध व्यापार केंद्र बन गया, जहां बड़ी सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक मिलाजुला था। हालांकि इस अर्थव्यवस्था को बड़े राजनीतिक संघर्षों का सामना करना पड़ा, खासकर टोलेमिक राजवंश के आंतरिक संघर्षों के संदर्भ में। हालांकि टोलेमिक राजवंश के प्रारंभिक वर्षों में विकास हुआ, लेकिन जब शाही परिवार में सत्ता अस्थिर हो गई तो राजनीतिक संकट ने गति पकड़नी शुरू कर दी। राजवंश के भीतर आंतरिक संघर्ष, विशेष रूप से शाही परिवार के सदस्यों के बीच सत्ता संघर्ष, ने कई राजनीतिक क्रांतियां और आंतरिक संघर्षों को जन्म दिया। इस अराजकता ने धीरे धीरे राजवंश की स्थिरता को तोड़ दिया और टोलेमिक सरकार को मजबूत सत्ता बनाए रखने में कठिनाई होने लगी। एक महत्वपूर्ण पहलू था टोलेमिक राजवंश की कजिनशिप विवाह नीति, शाही परिवार में भाई बहन के बीच विवाह। इसे शाही सत्ता बनाए रखने का एक उपाय माना गया था, लेकिन इन विवाहों ने राजनीतिक रूप से कमजोरी पैदा की और उत्तराधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न किया। विशेष रूप से टोलेमी II और उनके बाद के फरोहों ने अपनी बहन से विवाह किया, जिससे शाही परिवार के भीतर जटिल रिश्ते उत्पन्न हुए, जिनका परिणाम आंतरिक संघर्षों और राजनीतिक अस्थिरता के रूप में सामने आया। इसके अलावा प्रशासन की कमजोर प्रबंधन और भ्रष्टाचार ने मिस्र की अर्थव्यवस्था को गिरावट की ओर धकेल दिया, जबकि टोलेमिक फरोहों ने कभी मजबूत सुधारात्मक नीतियां लागू की थी ताकि व्यापार और कृषि को बढ़ावा मिले। लेकिन तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक सरकार नियंत्रण से बाहर हो गई और ये मुख्य रूप से सामंतों और अधिकारियों पर निर्भर हो गई। इसके परिणामस्वरूप सेना और अधिकारियों के वेतन में कटौती की गई, जिससे इन वर्गों में असंतोष उत्पन्न हुआ और आंतरिक विद्रोह हुआ। सरकार की कमजोरी ने जनता के विद्रोह और क्रांति को भी बढ़ावा दिया, विशेष रूप से ऊपरी मिस्र में, जहां केंद्रीय सरकार का नियंत्रण लगभग समाप्त हो गया था। इन विद्रोहों ने टोलेमिक राजवंश में अराजकता को और बढ़ा दिया, जिससे राजवंश की स्थिति और कमजोर हो गई। टोलेमिक राजवंश एक लंबे समय तक समृद्धि और विकास के बाद अंततः आंतरिक गिरावट और बाहरी शक्तियों के आक्रमण के सामने टिक नहीं सका। टोलेमी II और टोलेमी I के शासनकाल में मिस्र लगातार आंतरिक संघर्षों का सामना कर रहा था और शाही परिवार में फूट ने राजवंश की शक्ति को और कमजोर कर दिया। इस परिस्थिति में रोम, विशेष रूप से जूलियस सीजर और बाद में अगस्टस के नेतृत्व में मिस्र की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और अंततः टोलेमिक राजवंश का पतन हुआ। लीजी ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा सैवद की मृत्यु के बाद टोलेमिक राजवंश की अंतिम शासक मिस्र आधिकारिक रूप से रोम साम्राज्य का प्रांत बन गया। यह एक ऐतिहासिक मोड़ था जो टोलेमिक फरोहों द्वारा 3 शताब्दियों से अधिक समय तक शासित मिस्र की स्वतंत्रता के अंत का प्रतीक था। क्लियोपेट्रा सैवद, जो मिस्र के इतिहास में एक प्रमुख व्यक्तित्व थी, ने अपने देश की शक्ति और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह रोम की शक्तिशाली शक्ति के सामने टिक नहीं सकी। क्लियोपेट्रा की मृत्यु और मार्क एंटनी की एक्टियम की लड़ाई में हार ने रोम के आक्रमण का मार्ग प्रशस्त किया। उस समय रोम के सम्राट अगस्टस ने न केवल टोलेमिक सेनाओं को पराजित किया, बल्कि मिस्र पर कब्जा कर लिया और उसे रोम के प्रांत में बदल दिया। यह पतन टोलेमिक राजवंश के अंत के साथ साथ एक स्वतंत्र मिस्र की हजारों साल पुरानी सभ्यता के अंत का भी प्रतीक है। उस समय के बाद मिस्र रोम साम्राज्य का हिस्सा बन गया और फरोहों का शासन पूरी तरह से रोम के राजतंत्र द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। हालांकि मिस्र की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रभाव रोम सभ्यता पर गहरा था और वह कई शताब्दियों तक कायम रहा। टोलेमिक राजवंश का अंत केवल प्राचीन मिस्र के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में समाप्ति नहीं था, बल्कि ये रोम के साम्राज्य के तहत मिस्र के नए इतिहास की शुरुआत का संकेत था। इस परिवर्तन ने न केवल एक महान संस्कृति के अंत को चिह्नित किया, बल्कि मिस्र के इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत को भी दर्शाया, जब इसे रोम के साम्राज्य के तहत पुनः परिभाषित किया गया।